हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ज्ञान रिसर्च सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया। मैं चाहता हूँ आप मेरी हर एक वीडियो को ऐसे ही प्यार दें। और गाइस, आप सभी के लिए ना, आपकी सहूलियत के लिए जीके के टॉपिक बाई सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं। जैसे अभी आपको सुबह को एक वीडियो मिल जाएगी, सारे के सारे वायसराय की। 1 घंटे में ना सारे वायसराय कंप्लीट कराएं आपको, और उसमें पॉइंट टू पॉइंट है सारी चीज़ें। आप उस वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको वायसराय से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बचेगा नहीं, हो जाएगा। बस आप उसको अच्छे से कर लेना। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है ऑलरेडी। और गाइज, फेसबुक पेज पे भी आप जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं डेली कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। जो भी हमारी जॉब आती हैं सारी चीज़ों को लेकर के शेयर करते रहते हैं, ठीक है। फिजिक्स के वीडियो की अगर बात करते हैं तो हमने लास्ट वीडियो में 223 क्वेश्चन कर लिए थे। ये हमारा 224वां क्वेश्चन यहाँ से हम आज शुरू करेंगे, और लगभग 100 क्वेश्चन हम 40 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज, न्यूमेरिकल हमारा चल रहा था। इसके बाद जो मेरा टॉपिक आने वाला है वो ऊर्जा आने वाला है, ठीक है, एनर्जी। तो अभी यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 224वां। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सर? ये बोल रहा है, देखिए 50 किलो द्रव्यमान। अब द्रव्यमान है तो इसका मतलब एम का मान दे रखा है, ठीक है। 50 किलो द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति माने पावर ज्ञात कीजिए। पावर का फॉर्मूला आपको पता होगा, W/T। अब W निकालने के लिए आपको mgs लगाना पड़ेगा। m का मान दे रखा है, g का मान दे रखा है, और बस आप वहाँ से इसको निकाल सकते हैं। बस कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए, अगर 45 सीढ़ी उसको चढ़नी है ना, तो उसकी कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 45 सीढ़ी है, और हर सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर। तो टोटल मिलाकर के 720 सेंटीमीटर, और मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, है ना, तो 7.2 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। अब पी का मान मुझे निकालने के लिए W/T चाहिए होता है ना, तो W निकालने के लिए मेरे को mgh चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले mgh निकाल लिया। mgh में m का मान मुझे 50 दे रखा है, g का मान 10 होता है, और h मैंने अभी भी निकाली 7.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा वर्क आ गया वो आ गया 3600 जूल, है ना। उसके बाद अगर मैं शक्ति निकालता हूँ, यानी कि पावर निकालता हूँ, तो शक्ति होती है सर कार्य बटे समय, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना किया था मैंने सर? 3600 जूल, और टाइम कितना लग रहा था मेरे को? 10। तो यहाँ से 360 वाट मेरा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर कि औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? यानी कि औसत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो औसत शक्ति निकालने के लिए आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि हम औसत कैसे निकालते हैं। जितनी संख्या दे रखी है सबका योग बटे सारी संख्याएं, ऐसे तो होता है। ऐसे ही यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। कुल प्रयुक्त ऊर्जा और कुल समय, ठीक है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय, ये यहाँ पे लग जाएगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। चलो अब देखो, हम यहाँ पे 226वां क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है सर यहाँ पे कि 50 किलो के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, अभी अभी हमने ऊपर किया है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। सी आंसर होगा 300 वाट। बिल्कुल सेम प्रोसेस। mgh निकालेंगे, पहले आप हाइट निकाल लोगे, फिर वर्क अपॉन टी रख दोगे, है ना। P बराबर W/T रखो, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है। 50 किलो केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। जी का मान आपको 10 लेना है। आप इसको खुद से कर सकते हो, ठीक है। देखिए, अब इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। पिंड का भार दे रखा है सर 50 केजी, चढ़ेगी सीढ़ी यहाँ पे, तो आप यहाँ पे mgh निकालोगे, फिर फॉर्मूला आप यहाँ पे रख दोगे, तो कितना हो जाएगा? 375 वाट। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सर मेरा 228वां। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है। देखो ध्यान से, 40 न्यूटन दे के रखा हुआ है सर, तो इसका मतलब F का मान दे रखा है, फोर्स, ठीक है। 160 वाट दे रखा है, इसका मतलब P का मान दे रखा है, और 60 सेकंड मतलब T का मान दे रखा है। रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी, यानी कि वो कितनी ऊंची चढ़ सकती है उस रस्सी के ऊपर, ये मुझे बताना है। तो सर इसमें मैं 2 फॉर्मूले यूज़ कर लूँगा। पहला P बराबर W/T और W बराबर mgh, ठीक है सर। चलिए, तो यहाँ पे मैं कैसे यूज़ करूँगा सर? शक्ति क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का ही दूसरा नाम कार्य होता है। तो W/T यहाँ पे रखूँगा, और W बराबर मैंने mgh यहाँ पे रख दिया, तो mgh/T यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर, तो भार 40 न्यूटन, समय कितना है सर? 20 सेकंड, शक्ति कितनी है? 160 वाट, ठीक है। तो रखूँगा सर, शक्ति कितनी दे रखी थी? 160। कार्य कितना हो गया? 40 गुणा 10 गुणा हाइट मुझे ज्ञात करनी है, और टी मेरा 20 सेकंड। तो हाइट कितनी है कि 8 मीटर। तो यानी कि जो लड़की है वो रस्सी पर जब
वर्टिकली चढ़ना शुरू करेगी तो वो केवल 8 मीटर तक ही चढ़ सकती है, ठीक है, उससे ऊपर वो नहीं जा पाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 केजी द्रव्यमान का, यानी कि एक लड़का है जिसका वजन जो है, जिसका जो द्रव्यमान है, जिसका जो मास 50 केजी का है, एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है ना, 44 सीढ़ियाँ हैं और 10 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दिया गया है जी का मान है 10, जी का मान कितना है 10 है। तो वही आप सबसे पहले यहाँ पे हाइट निकालोगे, ठीक है। अब हाइट कैसे निकालोगे, तो हाइट निकालने के लिए आपको क्या पता है सर, अगर एक सीढ़ी चढ़ता है ना 44 गुणा कर दो कि हाइट निकालने के लिए 44 × 15 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे हाइट कितनी आ जाएगी सर, ये वाली हाइट हो गई, और P बराबर W/T में उसका मैं फॉर्मूला रख दूंगा, और W का मान मेरे पास है ही mgh। तो सर M का मान 50 तो 50 रख दिया, G का मान 10 तो रख दिया, और सर यहाँ पे हाइट कितनी रख दी 44 × 15 और बटे में 100 × 10 है ना, तो 330 वाट मेरा सही आंसर हो जाता है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन है, यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर कितनी होगी। टी समय में W काम करता है तो सर पावर बतानी है, तो सर पावर क्या होती है W/T होती है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन थे वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं, तो जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है वो मैंने करा दिए। अब ये 2-3 क्वेश्चन मैंने स्किप किए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, एनर्जी यानी कि ऊर्जा होती क्या है, ठीक है, क्योंकि मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। देखिए बात करते हैं सर, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लें, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लें, यानी कि जो मान लीजिए आप भाग के जा रहे हो या बाइक पे जा रहे हो, सामने से आपको हवा लगती है, अगर सपोज करो वो हवा ना लगे तो क्या होगा, है ना। आप भाग के जा रहे हो, बहुत तेज हवा आपको, आप आगे भागने की कोशिश कर रहे हो, हवा आपको पीछे धक्का दे रही है। अब हवा हो ही ना तो आपकी स्पीड डबल हो जाएगी, क्योंकि जो आपके सामने से घर्षण लग रहा है, हवा जो प्रेशर क्रिएट कर रही है आपके ऊपर, वो हट जाएगा, वो उसको मान आपने 0 मान लिया। तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो उनका मैंने जो है वो योग पूछा इन्होंने कि योग क्या होगा। देखिए अब जो योग होगा वो स्थिर होगा, योग क्या होगा, स्थिर होगा। स्थिर क्यों होगा सर, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको यहाँ पे ले लेते हैं हम इससे। ये बोल रहे हैं सर यहाँ पे कि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है। यानी कि अगर आपने कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे छोड़ी, जैसे अब आप छत पे खड़े हो, सपोज़ करो मैं बताता हूँ, सब छत पे खड़े हो, आपके हाथ में एक पत्थर है, तो जब वो पत्थर आपके हाथ में है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। क्या है, उसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। देखिए तो अब जब आप उसको नीचे छोड़ोगे तो आपके हाथ में सबसे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी। अब जैसे आप उसको छोड़ोगे, जब आपने हाथ से छोड़ा तो उसकी स्पीड सबसे कम, अगर उसकी स्पीड सबसे कम तो स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा, और जैसे जैसे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी स्थितिज ऊर्जा कम होती रहेगी, ठीक है। तो यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब आप किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है, जब आप किसी को ऊपर से नीचे गिरते हो, वो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है। क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान यानी कि स्थिर रहता है, ठीक है, मतलब बराबर ही रहेगा। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, बस। तो ये मान इसका स्थिर ही रहेगा, ठीक है। चलो अगला देखो। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित हो जाती है। तो हस्तांतरित जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, तनी हुई स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अतः जब हम एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो रबड़ बैंड की खिंची हुई स्थिति के कारण उसमें हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 238 डैश के कणों को गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, मतलब कहाँ पर गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, गैस के कणों में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है। वहाँ पर इस
अब एक आप यहाँ पे कॉमन सा माइंड लगाओ कि जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था ना कि जहाँ जहाँ गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होगी। ठीक है, देखो तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विरामावस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है, जो ठोस के कण होते हैं उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आप लोहे को रख दें तो वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर आपने गैस को लीक करना शुरू करा तो वो एकदम से फैल जाएगी, है ना, क्योंकि गतिशील गतिज ऊर्जा उसमें ज़्यादा होती है। बात करते हैं सर, देखिए 239वां क्वेश्चन है हमारे पास कि डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तो गैसों में होती है। हमने अभी ऊपर देखा था। अब देखो थोड़ा सा न्यूमेरिकल है छोटा सा, वहाँ पे न्यूमेरिकल इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है सर। न्यूमेरिकल बोल रहे हैं सर कि एक घर में एक माह में 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है, मतलब कितनी होगी, ये इकाई में बात कर रहा है सर। तो ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अब एक यूनिट बराबर कितना होता है सर, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट प्रति घंटा। अब 1 किलोवाट प्रति घंटा को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूँगा तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर निकल के आता है। ठीक है, तो कुल ऊर्जा कितनी खपत हुई, अब कुल ऊर्जा इतनी इनकी 900 कितनी हुई थी, 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल यहाँ पे खर्च हुई थी। तो अब इतनी हुई थी, अब इसमें से 1 किलोवाट प्रति घंटा से डिवाइड कर दूँगा, मुझे किलोवाट घंटा तो बताना है ना, यूनिट बताना है, तो बस जितना खर्च हुआ था उससे डिवाइड कर देंगे तो 250 यूनिट निकल करके आ जाएंगे। अब 250 यूनिट के हिसाब से बिल अपना पे कर देंगे। ठीक है, चलो। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल देती है। बिल्कुल सीधी सी बात है, गतिज ऊर्जा में बदल देगी क्योंकि बहुत तेज़ी से अपनी वही स्थिति में जाएगी जिस स्थिति में पहले थी। देखिए सर यहाँ पे कि जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सामान्यतः ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहली गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। जो मोशन होता है, जो गति होती है, उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी m kg द्रव्यमान के पिंड की गति v मीटर/सेकंड है तब देखिए, तब मेरे यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, तो होगी मेरी गतिज ऊर्जा 12 mv²। ठीक है, 12 mv² गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, ये कभी भी ध्यान रखिएगा ऋणात्मक नहीं हो सकती। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग, कमाने की ऊर्जा, बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा, इनमें सब में स्थितिज ऊर्जा ही होती है, याद रखिएगा। यदि किसी m kg पिंड को गुरुत्वीय त्वरण g के विरुद्ध h मीटर ऊंचाई पर ले जाएं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। नोट, पिंड की यांत्रिक ऊर्जा, पिंड की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो अब अगर आपसे पूछता है सर कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो आप स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों को प्लस कर दो तो जो निकल कर के आता है नेट, उसी को हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। बात समझ में आई आपको। चलिए अब देखिए 242वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। स्थितिज ऊर्जा में किसकी वृद्धि होती है, तो उसकी ऊंचाई की वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। मतलब आपने समझा, जब अपने बॉल फेंक के मारी ऊपर को, कहाँ को, ऊपर को, आकाश में बॉल फेंक के मारी, तो जब तक वो बॉल अपने बिल्कुल पीक पॉइंट पे पहुंचेगी वहाँ पर उसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और गतिज ऊर्जा बिल्कुल 0 होगी। तो जब स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी तो गतिज ऊर्जा सबसे कम होगी। और जब बॉल बिल्कुल धरती पे वापस आके गिरेगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी और
गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि वो फुल स्पीड में आ रही होगी, और वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी। तो ये दोनों रिवर्स में चलती हैं, है ना। चलो देखो 243, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो वो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर बदलती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध में संग्रहित जो पानी होता है उसमें हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला देखिए, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है, तो वो यहाँ पे गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। अब वो वस्तु कैसी है? गतिशील है ना। अब जो गतिशील है तो वो गतिज ऊर्जा ही तो प्राप्त करेगी ना। हाँ सही है सर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। अगर वो गति नहीं करेगी तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं आएगी। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसे रेखीय गति अथवा कोणीय गति अथवा दोनों के कारण आती है। अगर आप कोणीय गति चलते हो तब भी आपके अंदर गतिज ऊर्जा आएगी, अगर आप रेखीय दूरी चलते हो तब भी आपके अंदर गतिज ऊर्जा आनी तो तय है। पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है सर? तो हाफ mv² यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है। देखो, एक कार उच्च गति से चल रही है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी से, मैक्सिमम स्पीड से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो ये गतिज ऊर्जा से युक्त होती है क्योंकि इसमें गति बहुत ज़्यादा होती हुई है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं 248वां। चलिए दोस्तों देखिए, बात करते हैं 248वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो गाइस गतिज ऊर्जा जो होती है वो यहाँ पे धनात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई होती है वो किलोवाट घंटा होती है। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, वहाँ पे किलोवाट घंटा में ही काउंट होता है। अगला देखो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल व सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। दोनों मात्रक आपको याद रखने हैं। यह एक अदिश राशि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जबकि ऊर्जा ऊष्मा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। वाट या किलोवाट बिजली व्यय की दर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा कि व्यावसायिक इकाई क्या है, किलोवाट घंटा है, किलोवाट है खाली या फिर वाट है, तो आप लोग किलोवाट घंटा चुनेंगे। ठीक है सर, चलिए अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल आया हुआ है। अब ये न्यूमेरिकल जो है, ये देखो इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं आएंगे, इसमें तो हर चैप्टर में न्यूमेरिकल दे रखे हैं, है ना। अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल हैं वो आएगा या नहीं आएगा, देखो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रखा है, नहीं हम न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं करेंगे, हम न्यूमेरिकल को स्किप करेंगे। ठीक है, जो न्यूमेरिकल ज़्यादा ज़रूरी होंगे वो मैंने शुरू के चैप्टर में को करा दिए थे, बट जो फिर भी इम्पोर्टेंट होंगे वो हम कर लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है, तो वो हमारे गतिज ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, किसी वस्तु में उसकी गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अतः किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, उसका मात्रक जूल होता है। गतिज ऊर्जा यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसे हाफ mv², जहाँ m द्रव्यमान तथा वेग वेलोसिटी होता है। ठीक है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। संपीड़ित का मतलब होता है जैसी है ऐसी में ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकता है, संपीड़ित खिंची हुई में स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होने वाले ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। जैसे बांध में संरक्षित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, खिंची हुई कमान में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो किसके अनुरूप होती है? गति के कारण यहाँ पर वस्तु में गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सर, यदि किसी वस्तु को द्रव्यमान m है। अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, वह वस्तु v वेग से गति कर रही है, मतलब चल रही है, तो वस्तु
उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv² जूल होती है। ठीक है, मात्रक जरूर याद रखिएगा। चूंकि वस्तु का द्रव्यमान m सदैव स्थिर होता है, m द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता, आप कहीं भी चले जाओ, ये m परिवर्तित नहीं होता। अतः वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यानी कि जैसे आप हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगी, हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, गति घटने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा भी घटेगी। स्पीड कम, काइनेटिक एनर्जी कम, स्पीड ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, चलो अगला देखो। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो जो गतिशील वस्तु होती है उसकी गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर, द्रव्यमान और वेग पर। याद रखिएगा, यह कंफ्यूज कर सकता है। तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है। बात समझ में आई? चलिए सर, क्यों आपको पता नहीं फॉर्मूला होता है? देखो अभी दिखाता हूँ आपको फॉर्मूला। ये रहा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। अगर मेरा द्रव्यमान बढ़ेगा तो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तब भी हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, चलो देखिए अगला क्वेश्चन। किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत जल में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो सर गतिज ऊर्जा होती है। परिवर्तित यानी कि जब हमने पानी इकट्ठा है जब हमारे पास, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन जब वो पानी छोड़ दिया तो उसमें गति आई ना, और जब उसमें गति आई तो उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है, तो उसे हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ज्ञात है कि जल विद्युत ग्रह में गिरते हुए या बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, चलो अगला देखो। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो गाइज एक पेंडुलम का झूलना। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में भी। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर पटाखे में आपने विस्फोट किया तो कुछ हुआ नहीं हुआ, टॉर्च को ऑन किया नहीं हुआ, टॉर्च को ऑफ करा नहीं हुआ, लेकिन जब पेंडुलम हिलता है, जैसे पेंडुलम बिल्कुल हिल नहीं रहा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, और जब उसने हिलना शुरू किया तो उसमें गतिज ऊर्जा आ गई। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। पटाखे का विस्फोट रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन है ना, मतलब पटाखे हमारे केमिकल से तो बनते हैं, और जब वो फटते हैं तो वहाँ पर ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं। टॉर्च का ऑन करना रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होना होता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि जो उसका मोमेंटम है वो 3 गुना कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या फ़र्क पड़ेगा? m को हम 3 गुना कर रहे हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा में क्या फ़र्क पड़ेगा, बताना है मेरे को। ठीक है दोस्तों, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने जूम नहीं किया, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, देखिए अगर मेरा ये बोला था संवेग का अगर 3 गुना करा जाएगा तो सर गतिज ऊर्जा पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सर जो मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, मूल मान की 9 गुना। कैसे हो जाएगी, देखो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, गतिज ऊर्जा k तथा संवेग p है, तो गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध क्या होता है सर? तो गतिज ऊर्जा और संवेग में जो संबंध होता है वो होता है k बराबर p²/2m। क्या होता है, k बराबर p²/2m। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको रखा तो देखो k जो आ जाएगा वो 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही याद रखना, क्या हो जाएगा, 9 गुना यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखो, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो ऊपर उठाया हमने हथौड़ा, स्थितिज ऊर्जा उसके पास हो जाएगी। ठीक है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा उस वस्तु के निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला देखो, यांत्रिक ऊर्जा कोमा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है, तो सर स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कॉम्बिनेशन होता है ये। ठीक है, कॉम्बो मिलता है, मतलब आप ऐसे समझ लो। किसी भी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग उस प्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा किसी प्रणाली की गति एवं उसकी स्थिति से संबंधित होती है। यदि यांत्रिक प्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा m/e एवं गतिज ऊर्जा k/e तथा स्थितिज ऊर्जा p/e हो तो m/e बराबर क्या होगा, k/e + p/e यहाँ पे होगा। ठीक है, देखो
यहाँ पे देखते हैं सर, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुना हो जाती है। n का मान ज्ञात करो, तो सर यहाँ पे 4 आ जाएगा। सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख लो, कर लेना, कोई ज़्यादा भारी बात यहाँ पे नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 261 में, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो सर यहाँ पे तना हुआ है ना वो, तो तना हुआ है तो सर स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। अगर छोड़ देंगे तो गतिज ऊर्जा होगी। चलो अगला देखो 262 में, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सर ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है। न्यूमेरिकल आ गया, छोड़ो, स्किप करना है मुझे, ये न्यूमेरिकल है, स्किप करना है। ये देख लो, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। तो सर वो उसका 16 गुना होगा। क्या होगा, प्रारंभिक वेग का 16 गुना होगा। चलिए देखिए, बात करते हैं सर यहाँ पे कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो सर उसकी स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होती है। तो सर हाफ mv² के बराबर में होती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं सर। देखिए, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है। तो सर इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है। तो सर वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। देखो ध्यान से, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ mv² हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सर यहाँ पे, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो सर वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। चलो देखिए सर अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा। अभी हमने पीछे किया था कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो सर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, हमने अभी भी पीछे देखा था। अच्छा, खिंचे हुए धनुष में तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है। तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो गति स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। संकुचित स्प्रिंग, बहता हुआ जल, हथौड़ा, उठाया गया हथौड़ा, इसमें तो स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन बहते हुए जल में स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। उसमें क्या होता है, उसमें हमारी बह रहा है ना, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। कोई पिंड हमारा है जो पहाड़ से नीचे गिर रहा है, तो उसमें हमारी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर कोई पिंड पहाड़ से नीचे गिर रहा है तो सर उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होगी और उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं सर यहाँ पे, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण हो तो गतिज ऊर्जा होती है, तथा जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु अथवा पहाड़ से गिरते हुए किसी पिंड में गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। बात समझ में आ गई सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास कि गिरते हुए नारियल में क्या होता है। तो सर गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। देखो अब गतिज ऊर्जा किस किस में होती है, ध्यान से देखो। गिरती हुई वस्तु में, बहते हुए पानी में, बहती हुई हवा में, घूमता हुआ पहिए में आदि में सब में गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए क्वेश्चन हमारे पास कि सर बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें क्या होती है सर, इसमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे कह रहे हैं सर बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। बंदूक से निकली गोली का वेग बहुत अधिक होता है तथा लक्ष्य से टकराने पर यह बहुत कम समय में शून्य हो जाता है। अतः गोली में वेग परिवर्तन की दर में एवं बहुत बल अधिक होता है, इसलिए गोली लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है। टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो सर ये गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए टरबाइन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, टरबाइन द्वारा बहते
पानी और हवा का प्रयोग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित के लिए किया जाता है। टरबाइन न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण कार्य करता है। ठीक है, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे ना, तो उसी में तीसरे नियम पर टरबाइन काम करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है सर यहाँ पे कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो सर यहाँ पे बंदूक की तुलना में अधिक होती है ना, बंदूक की तुलना में अधिक यहाँ पे होती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। देखो अगला क्वेश्चन आता है कि सर यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा। तो सर स्थितिज ऊर्जा होगा। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया, ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सर यहाँ पे कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं। तो सर यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। 295 किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग डैश क्या कहलाता है। सर यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अगला देखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यह डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके बराबर, मतलब किसका प्रकार है। तो सर यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा का प्रकार हो जाता है। ठीक है, चलो सर। तो गाइज यहाँ पर मेरे जो है वो आज 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल की वीडियो में हम आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो अगले वीडियो में आना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।